देखिएगा, आज का टॉपिक है हम लोगों का सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशंस जो ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका फेडरलिज्म का एक टॉपिक था। फेडरलिज्म में जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस को पढ़ाना पड़ता है। अब ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है, बेसिकली फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के 250 263 तक बोला गया है सेंटर स्टेट रिलेशंस, और आपका पार्ट 12 में 264 से लेकर के 300A तक बोला गया है। किंतु ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, इसमें क्या पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है कि सेंटर कौन कौन से कानून बना सकते हैं और स्टेट कौन कौन से कानून बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर कौन कौन से कानून बना सकते हैं और स्टेट कौन कौन से कानून बना सकते हैं। सेंटर किस मुद्दों के ऊपर कानून बनाएंगे, स्टेट किस मुद्दों के ऊपर कानून बनाएंगे। फिर ये एक और समस्या है। समस्या ये है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन सा कानून सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, कौन सा कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इसको लेकर जो क्लेश होगा, इस क्लेश से निपटारा पाने के लिए क्या किया जा रहा है कि कुछ आपका सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। कहां से डिवाइड किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग और चीजें देखेंगे। ये जो पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं। तो ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, इसमें किस तरह से डिवाइड किया गया है पावर को, कौन कौन सी पावर को डिवाइड किया गया है। अब इस चीजों को सुधार करने के लिए पहले हम लोग आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस को। लेजिस्लेटिव मतलब कानून, किस मुद्दा के ऊपर कौन सा कानून बनाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें हम लोग जानते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और कुछ कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अब सवाल आता है लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से नियम बनाएंगे और पार्लियामेंट कौन से नियम बनाएंगे, कौन से नियम के ऊपर पार्लियामेंट लॉ तैयार कर सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर के पार्ट 11 में लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक बताया गया है। आप लोग ये जानते हैं कि लेजिस्लेटिव जो सब्जेक्ट है वो शेड्यूल 7 में भी बोला गया था, और आर्टिकल 246 में भी बताया गया था कि 3 लिस्ट तैयार किया गया। जैसा कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट 1935 में आया, तो हम लोगों को 3 लिस्ट दिया गया। अब वो 3 लिस्ट क्या क्या है? एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की जो बात है, उसमें यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। माने पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल टेरिटरी। ये बातें यूनियन लिस्ट के लिए हैं। वहीं स्टेट लिस्ट जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर तैयार करता है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट में लिखी हुई आइटम्स के ऊपर, लिखी हुई बातों के ऊपर लॉ बना सकती है। वहीं पर कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकते हैं, किंतु स्टेट तो बनाएंगे अगर एक ही नियम स्टेट लेजिस्लेचर भी तैयार कर दे और पार्लियामेंट भी तैयार कर दे, तो पार्लियामेंट का नियम ज्यादा सुप्रीम हो जाता है। यहां पर भी पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है। थोड़ा हम और थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाते हैं। यूनियन लिस्ट में जानते हैं जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस वक्त 97 आइटम्स थे। वहीं पर स्टेट लिस्ट में 66 आइटम्स थे और आपका कंकरेंट में 47 थे। जबकि एट प्रेजेंट में 100 आइटम्स हो गए यूनियन लिस्ट में। किंतु अगर आप लक्ष्मीकांत के बुक को देखिएगा तो वहां पर 98 आइटम्स देखने को मिलता है। हालांकि 98, 99, 100 बोल के कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। यूनियन लिस्ट का जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जब बुक देखिएगा तो वहां पर आपको 97 ही देखने को मिलेगा। स्टेट लिस्ट में अभी जो है एट प्रेजेंट में 61 हो चुका है, और इसमें से 5 जो है कंकरेंट लिस्ट में शामिल हो गया है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत शामिल हुआ था, वो 52 हो गया। तो अभी जो है यूनियन लिस्ट एग्जाम में अगर आती है तो एग्जाम में आपको 2 चीजों को देखना होगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो 97 ही आंसर जाना चाहिए। बहुत हद तक 97 का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 अगर वेस्ट बंगाल में 100 पढ़ाया जाता है,
फिर स्टेट लिस्ट में अभी एट प्रेजेंट में 61 आइटम्स है, 61 काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यूनियन के पास ज्यादा काम है, स्टेट के पास थोड़ा सा कम काम है। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, एक बात और थोड़ा सा देखते हैं यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मुद्दे आते हैं। यूनियन लिस्ट में है तो 97 पूरी तरह से, लेकिन कुछ मुद्दों की बात करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात करें तो डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक। देखिए डिफेंस का मतलब, अब देखिए मान लीजिए पूरा नेशनल जो मिलिट्री है, मिलिट्री सर्विस को कौन करेगा? मिलिट्री का काम एयरफोर्स हुआ, आर्मी हुआ, फिर आपका नेवी हुआ, इन सारी चीजों आप जानते हैं आर्टिकल 53 जब पढ़िएगा तो वहां पर लिखा ही गया है ना कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इतना ही नहीं प्रेसिडेंट जो होते हैं चीफ कमांडर होते हैं डिफेंस का। तो पार्लियामेंट के पास ये पार्लियामेंट डिफेंस के रिलेटेड जो लॉ है वो कौन तैयार करेंगे? पार्लियामेंट। बैंकिंग से जुड़ा हुआ जो लॉ है, आज जानते हैं बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है हमारे देश में, सबको पता है कि बैंकिंग में बहुत सारे अलग नए नए बदलाव आ रहे हैं, ये सारा पार्लियामेंट तय करेंगे। फॉरेन अफेयर्स, अगर किसी दूसरे देशों के साथ संबंध की अगर हम बात करें ना, वो भी फॉरेन अफेयर्स देखेंगे। करेंसी की बात करते हैं, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, इंश्योरेंस कमीशन कम्युनिकेशंस की बात करें, ये सारा आपका यूनियन लिस्ट में आते हैं। और भी बहुत सारे हैं। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए पब्लिक ऑर्डर, अगर मान लीजिए किसी राज्य में दंगा होती है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम स्टेट के पास है। इतना ही नहीं, पुलिस किसके पास है? स्टेट के पास है। हेल्थ और सैनिटेशन भी जो है वो स्टेट के पास है। हेल्थ, अगर स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या होती है, उसको लेकर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए स्टेट से पूछा जाता है। इसी कारण है कि ये जो वेस्ट बंगाल में आरजी करके जो घटना हुई, वहां पर हम लोगों ने डायरेक्टली किससे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया? सेंट्रल से थोड़ी किया, हमने स्टेट से किया। क्यों स्टेट से किया? क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन का मुद्दा स्टेट के पास है। लेकिन कोविड के समय की अगर हम बात करें, उस वक्त पेंडेमिक के समय में, एपिडेमिक्स के समय में जो हेल्थ का जो इशूज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। वहीं पर एग्रीकल्चर, फिर आपका प्रिजन्स को लेकर जेल का जो व्यवस्था है वो स्टेट के पास है। और लोकल गवर्नमेंट जो आपका पार्ट 9 में और पार्ट 9A में रखा गया है, 243 से लेकर के 243O तक और 243P से लेकर 243ZG तक, इसको जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर तय करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं। फिर फिशरीज है, मार्केट, आपके राज्य में जो मार्केट की व्यवस्था है, जो मार्केट की जो कंडीशंस है वो भी स्टेट तैयार करते हैं। कंकरेंट लिस्ट में क्या आती है? क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल से जुड़ी हुई जो लॉ है। आप जानते होंगे कि हम लोग का देश में यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल के लॉ में यूनिफॉर्म लॉ है, जबकि सिविल लॉ में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं तैयार किया गया है, किंतु क्रिमिनल लॉ सबके लिए यूनिफॉर्म है, चाहे वो जिस भी रिलीजन के लोग हों। सिविल प्रोसीजर, मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड जो मुद्दा है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। स्टेट भी मुद्दा इसको तय करते हैं और सेंट्रल भी तय करते हैं। पॉपुलेशन को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, सेंट्रल भी नियम बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकते हैं। एडुकेशन, सेंटर और स्टेट। एडुकेशन देख ही रहे हैं कि आपका 2017-16 में CBCS सिस्टम शुरू हुआ, फिर उसके बाद कुछ ही सालों के बाद NEP शुरू कर देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कंकरेंट लिस्ट में आ गए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब ये सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं, बर्ड्स को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, जस्टिस को लेकर के। तो इन सारी चीजों इनको पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि पार्लियामेंट कौन सा नियम बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा नियम बना सकते हैं और दोनों कौन से मुद्दे के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1947 में हम लोग आजाद हुए। हम लोग कब आजादी पाए? 1947 में। जब 1947 में हमें आजादी मिली तो उस आजादी के बाद अब सोचिए आज 2025 है, तो उस वक्त 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, उस वक्त से आज 2025 तक में बहुत सारे बदलाव आ गए। AI टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। आज ऑनलाइन चीज़ों की ई गवर्नेंस का और हम बढ़ रहे हैं, गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, बहुत सारे मुद्दे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का में नहीं लिखा गया है, तो उन मुद्दों को कौन देखेगा, उन मुद्दों को कौन सॉल्व करेगा? उन मुद्दों को पार्लियामेंट सॉल्व करेगा। आर्टिकल 248 में
ये जो आर्टिकल 248 है इसमें कहा गया है कि जो मुद्दा कहीं नहीं लिखा गया है उसे रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं, उसे रेसिड्यूअरी कहते हैं, और जो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। जबकि अगर हम कंपेयर करें, जैसा कि पिछली बार पढ़ाए थे आपका, अगर हम कंपेयर करें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका में जो रेसिड्यूअरी पावर है वो स्टेट राइट्स के है, स्टेट के पास है, जबकि हमारा देश में जो रेसिड्यूअरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। अगर हम उसके बाद की और चर्चा करें, 249 में कहा गया है कि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट के द्वारा अगर चाहे तो किसी भी मुद्दे को, स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम्स को उठा करके पार्लियामेंट के पास दे सकता है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर 1 साल के लिए लॉ बनाए। 1 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट 1 साल के लिए किसी भी स्टेट लिस्ट के मुद्दे को नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम दे करके, किसका नाम दे करके, नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम दे करके किसी भी मुद्दे को पार्लियामेंट क्या करती है, ये राज्यसभा क्या करती है, पार्लियामेंट के पास दे देती है। अब बोलोगे राज्यसभा भी तो पार्लियामेंट का ही भाग है। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम में राज्यसभा का रोल जो है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। मतलब राज्यसभा जो है ये स्टेट का रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को फेडरल सिस्टम में। इसी कारण राज्यसभा के पास ये पावर दिया गया कि नेशनल, देश के इंपॉर्टेंस का नाम देकर के, देखिए इसका बहुत सारा दुरुपयोग भी होता है, केंद्र सरकार जब चाहे तब इसका दुरुपयोग कर सकता है, और इसी को लेकर के अलग अलग राज्यों में जो है ना हमेशा झगड़ा होते रहती है, हमेशा अलग अलग राज्य कंप्लेन करते रहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य के इस मुद्दे को अपने पास ले लिया राज्यसभा के द्वारा। तो स्टेट लिस्ट जो है 2/3 वोट के द्वारा आपका क्या करता है, 2/3 प्रेजेंट वोट करके आपका नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम देकर के स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम्स को दे सकते हैं। फिर 250 की बात जो है, इसमें क्या कहा गया, अगर इमरजेंसी होता है, मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी है तो उस दौरान राज्य सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है, राज्य सरकार को सस्पेंड करके, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास नहीं होती है, सारा कौन तय करेंगे, सारा पार्लियामेंट तय करते हैं उस वक्त। अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगे तो सारा प्रेसिडेंट के आधार पर होता है उस वक्त, और आपका जो पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, पार्लियामेंट तय करती है, और उस वक्त जो नियम बनता है तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीना तक चलता है। इमरजेंसी मान लीजिए आज खत्म हुआ तो उसके 6 महीना तक वो नियम लागू रहेगी, 6 महीना के बाद वो नियम अपने आप हट जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। वहीं पे आपका अगर स्टेट इमरजेंसी लगता है, जैसा कि अभी मणिपुर में आप सुन रहे होंगे, मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी हो गया। ये स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, माने फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेंटेनेंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में फेल हो जाते, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फेल हो जाती है, तब जाकर के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर के रिक्वेस्ट पर, गवर्नर के कहने का, गवर्नर के का सुझाव पर क्या करती है प्रेसिडेंट, वो स्टेट इमरजेंसी लगाती है, जो प्रेसिडेंट रूल कहलाता है। यहाँ पर गवर्नर एक पपेट का काम करता है। ये भी एक समस्या है कि ये स्टेट इमरजेंसी के दौरान क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पावर बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग का देश जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर कैबिनेट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आर्टिकल 74 जिस तरह से कहता है कि प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट के बात को मानने के लिए बाध्य है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट तो वही काम बोलेंगे करने के लिए गवर्नर को जो प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेट इमरजेंसी के दौरान गवर्नर जो है वो एक पपेट का काम करता है, जो सिर्फ कठपुतली है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यहाँ पर ये, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने की वजह से सरकारिया कमीशन जब बनता है 1983 में, उसने क्या किया, इसके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो जजमेंट है उसमें से देखा जा सकता है कि स्टेट इमरजेंसी ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तब वहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन दिए गए। यही वजह है कि बहुत सारे वजह से आपका स्टेट इमरजेंसी सब जगह डायरेक्टली नहीं लगाया जा रहा है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दा, अगर फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगी है, ये एक अच्छी बात है। 352 तो लगी है, 1974 में आप देख सकते हैं 352 लगी है, और 356 तो बार बार लग रही है। तो फाइनेंस इमरजेंसी जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है, ये एक अच्छी बात है। और ये अगर ये लगती है तो पार्लियामेंट सारा ले लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स जो है बोरो करते हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। फिर आर्टिकल 200 में बोला गया कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास होता है और गवर्नर को एसेंट जब तक ना हो तब तक वो बिल वैलिड नहीं है।
तो अब गवर्नर कभी कभी किसी बिल को अपने पास रख लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और 208 में A1 में बोला गया कि प्रेसिडेंट अगर उसे आपका असेंट कर देते हैं तो गवर्नर उसे लागू कर देते हैं, गवर्नर दे देते हैं, उसको चालू कर देते हैं। ये तो हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन हुआ। इससे ये लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ने के बाद हम एक चीज को और देख सकते हैं कि आपका इसमें यूनियन के पास ज्यादा पावर है स्टेट की तुलना में। स्टेट की तुलना में यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावर को यूज कर रहा है। अब हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। किसकी बात करेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है पार्ट 11 में बोला गया है। कहां बोला गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पार्ट 11 में 256 से लेकर 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की चर्चा की गई है। अब ये क्या होता है? अब देखो, कानून बना लेंगे तो कानून को तो लागू भी करना होगा। कानून बनाने से नहीं होगा, कानून को लागू करना पड़ता है। अगर हम कानून को लागू ही ना करें तो फिर कानून बनाकर क्या फायदा? तो अब सवाल आता है कि कानून तो बना दिया गया स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डायरेक्शन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या डायरेक्शन देंगे, उसकी बात करेंगे हम लोग। अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, इस चीज को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहां पर हम जानते थे कि यूनियन जो है पूरा होल टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता था, स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के लिए बनाएगा। तो ये जो सेंटर स्टेट की रिलेशंस की जब हम बात करें, ठीक सेम यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स है उसके ऊपर जो कानून बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? वो आपका जो कानून बनाने का काम करेंगे वो क्या बोलते हैं, यूनियन जो है पूरा होल ओवर टेरिटरी के लिए करेंगे और स्टेट जो है सिर्फ स्टेट के लिए काम करेंगे। तो आर्टिकल, अब एग्जीक्यूटिव पावर का डिवीजन की बात करें, पावर को डिवाइड करें, एग्जीक्यूटिव पावर को डिवाइड करने की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 256 में कहा गया है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन। क्या कहा गया है? स्टेट के ऑब्लिगेशंस और यूनियन। मतलब इसमें क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहले से प्रीजुडिस नहीं होगी, वो पहले से डिसाइडेड नहीं कर लेगी कि हम पार्लियामेंट जो बनाएगा उसका विरोध करना है, वैसा नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट जो लॉ बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट अपने स्टेट में लागू करने का दायित्व स्टेट गवर्नमेंट का है। देखिए बहुत सारे पॉलिसी बनती है, बहुत सारे नियम, जैसे मनरेगा, एक एग्जांपल देते हैं, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तो किंतु उसको स्टेट में भी लागू होगा, वो स्टेट में लागू करने का दायित्व स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आपका हाउसिंग स्कीम सेंट्रल ने बनाया लेकिन उसको स्टेट में लागू करने का दायित्व स्टेट गवर्नमेंट का है। फिर द पावर ऑफ द यूनियन टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट। इतना ही नहीं, आर्टिकल 256 में कहा गया है कि यूनियन के पास पावर है, वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आपको मनरेगा में कहा गया आप ये काम नहीं किए, ये मानदंड को पूरा नहीं किए, इसलिए आपको पैसा नहीं मिल सकती है। फिर कहा गया आपका स्टेट को एक डायरेक्शन और दिया गया, हाउसिंग में आप ये बांग्ला आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बोल के चला रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना बोल के चलाना होगा, नहीं तो आपको स्टेट को ज्यादा पैसा पे करना होगा, सेंट्रल कम पैसा पे करेगी। इन सारे मुद्दों को लेकर डायरेक्शन दे रही है। 257 में कहा गया है यूनियन क्या कर सकते हैं। 257 कहता है जो यूनियन है ना वो सर्टेन केसेस में स्टेट के डायरेक्शन देते हैं। 257 में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? अगर हम देखें 257(1) क्लॉज 1 ऑफ 257 में कहा गया है कि टू एंश्योर दैट द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्या कहा गया 257(1) में कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट करेंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कहा गया 257(1) में, मतलब क्लॉज 1 में। कहने का मतलब यहां देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट को सीधा बोलते हैं कि मेरे कामों में दखल नहीं दे सकते हैं आप। फिर 257(2) में कहा गया है टू एंश्योर द कंस्ट्रक्शन। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से बहुत झगड़ा होता है। आप रिसेंट में अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को देखिएगा तो चीफ मिनिस्टर साहब जो मोहतरमा है वो क्या कहती है कि मिलिट्री इंपॉर्टेंस नेशनल, कि मिलिट्री मार्च करने लग रहे हैं, ये BSF इतना दूर के जमीन के इतना भीतर में नहीं जा सकते हैं, उतना भीतर में नहीं जा सकते हैं, मिलिट्री जब तब मार्च करने की बात कर रहे हैं। देखिए
यहां क्या कहा गया है 257(2) में? लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टू एंश्योर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंस्ट्रक्ट करे और मेंटेन करे, नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस का नाम दे करके, उसके लिए वो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है। फिर 257(3) में कहा गया टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, मतलब क्या है, जैसे बिहार में अभी रिसेंट में जो बिहारियों के लिए एक सबसे बड़ा अपमानजनक एक ये है कि बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कुंभ का मेला, क्या है, कुंभ का जो मेला जाने वाले यात्रियों जब जा रहे थे कुंभ में जाने वाले कुछ लोग, उन्होंने क्या किया, पत्थर चलाना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक दुर्भाग्य, ये भी एक समस्या है अपने आप में। तो ये देख सकते हैं 257(2) में कि एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये क्या बोलते हैं, रेलवे को, उस राज्य के रेलवे में, अब देखिए वहां पर बिहार गवर्नमेंट भी फेल हो गई कि अपने राज्य में रेलवे की सुरक्षा देने में, ये भी एक सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है। फिर उस तरह से हम लोग आपका मुर्शिदाबाद मालदा साइड में भी देखे थे पिछले साल, वहां पर भी पथराव हुई थी रेलवे के ऊपर। फिर हम बिहार में फिर देखे थे जब अग्निवीर स्कीम आया था उस वक्त भी रेलवे के जला दिया गया था। ये भी एक समस्या है, ये सारे चीजों को प्रोटेक्शन देने का काम स्टेट का है। उस वक्त ये कहा गया है 257(3) में कि रेलवे जो चले, रेलवे भले ही सेंट्रल का है लेकिन चलाएगी सेंट्रल, किंतु उस जिस स्टेट से रन करेगी उस स्टेट में सुरक्षा देने का दायित्व किसका है, स्टेट का। फिर देखते हैं, देख लीजिए यहां पर ये डायरेक्शन दे रहा है, ये क्या कर रहा है प्रेसिडेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि ये करो, आप करना पड़ेगा ये। फिर उसके बाद अगर हम देखें नॉर्मल समय की बात कर रहे हैं, फिर 3392 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया डिसाइड कर रहे हैं, कौन कौन सा शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नर को बोलते हैं कि ये आपको करना है, आपको क्या करना है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। तो ये डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, ये काम करना है। 350A में भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि आप अपने राज्य में प्राइमरी शिक्षा, जो प्राथमिक एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। मदर माने जिस बच्चे की जो मदर टंग जो है उसमें उसे प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, 350A में कहा गया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं। फिर 351 में कहा गया, हिंदी लैंग्वेज की बात की गई कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, स्टेट हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने की बात की गई। 355 में कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया 355 में, स्टेट गवर्नमेंट वही काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। देखिए ये एक सबसे बड़ी समस्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुतों बार बहुत सारे क्लेम करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे हमसे करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रहे हैं, सेंट्रल हम ये काम नहीं करने दिया जा रहा है, किंतु ये चीजें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। अब देखिए ये तो नॉर्मल समय की बात करें, इमरजेंसी के वक्त में ऑलरेडी हमने कह दिया कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट तो सस्पेंड हो जाते हैं, उस वक्त कौन देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम चलाएंगे, पूरे सारे राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे। 356 में प्रेसिडेंट रूल जब हो जाते हैं तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम करते हैं, उसके सिर्फ पपेट के रूप में काम करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में कितने टैक्स बोरो करना, फिर ये जो मनी बिल है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेंगे, सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, कितना टैक्स करना है, कितना पैसा डिडक्ट करना है, सारा सेंट्रल के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आते हैं एक और मुद्दा है, जो अगर वाटर डिस्प्यूट हो जाए तो पार्लियामेंट क्या करेगी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बनाती है। कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। अब देखिएगा पार्लियामेंट जो है ये पावर है 262 में, ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 262 में बोला गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएंगे, पार्लियामेंट के पास पावर है। मतलब वाटर को लेकर के, मान लीजिए कोई वाटर को लेकर के झमेला होता है दो राज्यों के बीच में, उस समय में हालांकि आप जानते हो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो या स्टेट का सेंटर के साथ झगड़ा हो तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं, ये आप पढ़े हो जुरिडिक्शंस में। किंतु यहां पर अगर हम बता रहे हैं वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है वहां पर पार्लियामेंट इसको बनाते हैं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी हो जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट यहां तय नहीं करते हैं। वहीं पर अगर एक स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए आपका क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल बनाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन बनाता है, तो इंटर स्टेट काउंसिल याद रखिएगा
प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। तो याद रखिएगा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पार्लियामेंट बनाती है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। तो यहां से अगर हम देखा जाए तो 263 में इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट, 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पार्लियामेंट बनाती है। म्यूचुअल डेलीगेशन की बात करें तो दोनों मिलकर के जब काम करते हैं, जैसे कि दोनों मिलकर, आप जानते हो कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब। जब प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर क्या करते हैं, बहुत सारे कुछ बिल्स को अपने पास रिजर्व कर लेते हैं, और या कुछ कुछ जो प्रेसिडेंट साहब जो है वो स्टेट से आपका पूछते हैं, स्टेट से आपका जानकारियां लेते हैं स्टेट से। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये गवर्नर जो है, गवर्नर भी स्टेट से कंसीडरेशन करते हैं, गवर्नर भी प्रेसिडेंट से कंसीडरेशन करके काम करते हैं। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी से ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस में आर्टिकल 312 में बोला गया है, ऑल इंडिया आर्टिकल 312 में आपका किसकी बात की गई, ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है। किसकी बात की गई है, ऑल इंडिया सर्विस। मतलब आप जानते हो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और आपका क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कि जो आपका ऑल इंडिया सर्विस में क्या क्या आता है, इसमें IAS, IPS, IFS आते हैं। मजेदार बात यह है, ये जो IAS आते हैं, आप जानते हो चीफ सेक्रेटरी कौन, IAS किसका मुलाजिम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। DM कौन, IAS किसका मुलाजिम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि स्टेट में जो बड़े बड़े जो पोस्ट हैं वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है भाई। IPS किसका मुलाजिम, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट में भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट का सबसे बड़ा दायित्व तो उसके पास है। फिर आप एक चीज और देखो, IFS का मतलब आप लोग समझते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस, ध्यान रखिएगा, दो अलग चीजें हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर आपका हमारे देश में क्या है, जुडिशरी सिस्टम भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। कैसा जुडिशरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहां पर भी देखिए गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट जो है गवर्नर कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट गवर्नर कर रहे हैं, किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि उसके चेयरमैन को अपॉइंट प्रेसिडेंट का, ये क्या बोलते हैं, गवर्नर करना, किंतु रिमूव जो है प्रेसिडेंट करेंगे। वहीं पर आपका जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसको पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट करते हैं, 2 या उससे ज्यादा राज्यों के रिक्वेस्ट के आधार पर, और उसका चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में भी सेंटर के पास ज्यादा पावर है। किसके पास ज्यादा पावर है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। अब आते हैं हम लोग, अब सोचिए ये जो हमने कहा लेजिस्लेटिव रिलेशन और दूसरा हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये धरा का धरा रह जाएगा अगर फाइनेंशियल रिलेशन ना हो। अगर फाइनेंशियल रिलेशन ना हो तो ये धरा का धरा रह जाएगा। पार्ट 12 में कहा गया है पोज। तो फाइनेंशियल रिलेशंस की बात, फाइनेंस का मतलब क्या, बिना पैसा का, आप सोचो बिना पैसा का कानून बनेगा नहीं, बिना पैसा का उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे नहीं, तब पैसा तो चाहिए। कोई भी कानून को बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो अब पता तो होना चाहिए कि जो स्टेट लिस्ट में जो नियम है वो कौन, वो स्टेट कहां से बनाएगा, उसके पास पैसा रहेगा तब ना बनाएगा। सेंट्रल में जो नियम है वो कैसे बनेगा, उसके पास भी पैसा रहेगा तब ना बनेगा। बिना पैसा का तो सेंट्रल भी काम नहीं कर पाएगा, तो पैसा तो चाहिए। तो अब ये जो है पैसा की बात तो कहा गया है, फाइनेंस की बात 264 से 300A तक कहा गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पार्ट 12 में 268 से 293 तक खाली ये बताया गया है कि सेंट्रल कौन कौन सा पैसा ले सकती है, स्टेट कौन कौन सा पैसा ले सकती है, सेंट्रल कौन सा पैसा लगाएगी, टैक्स लगाएगी और वो स्टेट को भी बांटेगी। ये सारा बात 268 से 293 तक बोला गया है। थोड़ा जान लेते हैं कुछ चीजें, शॉर्ट में जान लेते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, सोर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्या है, इनकम का क्या सोर्स है। क्योंकि आप जानते हो सरकार पैसा कहां से लेती है, टैक्स दोगे तब ना पैसा आएगा। आप टैक्स को नहीं दोगे, चोरी करोगे तो थोड़ी पैसा आएगा। तो अब देखो, अभी आप जानते हो इनकम टैक्स सरकार ने क्या कर दिया कि आपको 12 लाख बना दिया। अब देखो 12 लाख बना तो दिया, इससे सरकार का लॉस है कि फायदा है, देखा जाए तो फायदा ही फायदा है।
लेकिन हमारे देश में जानते हैं ना, टैक्स चोरी करना तो हमारे जीवन में बसा हुआ है। हम लोग तो भारत में मोस्ट ऑफ लोग जो है ना क्या बोलते हैं ना, भ्रष्टाचारी करने के लिए बना हुआ है। चोरी करना ये हमारा अधिकार बना चुके हैं हम लोग। टैक्स कैसे चोरी करे और कैसे टैक्स को छिपाए और कैसे घूस ले और कैसे गलत नीतियों से पैसा कमाए, ये तो हमारे जीवन का एक आधारशिला बना चुके हैं हम लोग। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलत तरह से पैसा ना कमाना चाहते हो। सभी चाहते हैं जल्दी से पैसा कमाना चाहे, उन्हें वो हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा गलत तरीका से पैसा कमाए। सरकार तो बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वही तो पैसा चुराते हैं, वही तो सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। हालांकि देखिए, यूनियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स से पैसा लेगी, ठीक, उसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम से, उसके अलावा कस्टम, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी से पैसा लेती है। और भी है, यूनियन लिस्ट में जो बातें की गई है उससे रिलेटेड जो पैसा लेगी यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट का पैसा का इनकम क्या है? लैंड रेवेन्यू। जो लैंड का जो रेवेन्यू है ना, जमीन से जुड़ा हुआ जो टैक्स है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। आप जानते हो ना, डीएम कलेक्टर कहा जाता है, वो भी तो लैंड रेवेन्यू का कलेक्ट करने के लिए है। पटवारी जिसको बोलते हैं, पटवारी से ही तो, पटवारी नीचे में है, डीएम थोड़ा ऊंचा में है। टैक्स ऑन व्हीकल, आपके रास्ते में जो गाड़ियां चल रही है ना, व्हीकल्स, उसके ऊपर टैक्स कौन ले रहा है? स्टेट में आता है। हाउस, घर के ऊपर टैक्स पंचायत लेती है, घर के ऊपर टैक्स, और वो किसको दे देती है? स्टेट को देती है। सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा घर में, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। आप घर में जो मूवी देखते हैं ना टीवी में, उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो टैक्स यहां पर भी लगता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आते हैं हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, ये टैक्स जो तो नहीं लगा सकते, टैक्स बाकायदा नियम के हिसाब से लगेगा। तो कहा गया आर्टिकल 268 में कहा गया कि ड्यूटीज levied by the union but collected and appropriated by the state। क्या कहा गया? ड्यूटीज levied by the union। ड्यूटीज जो है कौन लगाएंगे? यूनियन लगाते हैं। कौन लगाएंगे? लेविड मतलब लगाना, ड्यूटीज को लगाना कौन लगाएंगे? यूनियन। लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेंगे? स्टेट। जैसे कि स्टाम्प ड्यूटीज ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक हुआ, पुलिस ऑफ इंश्योरेंस, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये सारे के ऊपर टैक्स जो है, और भी बहुत सारे हैं, उनके ऊपर टैक्स जो है लगाते यूनियन है, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। 268A में कहा गया कि सर्विस टैक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो ना, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप अलग से टिप्स देते हो, क्या कहते हैं? ये लीजिए। आप उसके क्या कहते हैं? उसे क्या नाम बोलकर देते हैं ना, वो वेटर को देते हैं, जबकि वो आपसे ऑलरेडी सर्विस टैक्स के रूप में ले लिया है पैसा। तो सर्विस टैक्स लेविड बाय द सेंटर, ये कौन लगाएंगे? सेंटर लगाते हैं। कौन लगाते हैं? सेंटर, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एंड स्टेट। जब टैक्स का क्लास अलग से लेंगे, उसमें हम ये बताएंगे टैक्स के बारे में, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो सर्विस टैक्स जो है लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एंड स्टेट। तो ये यूनियन और स्टेट दोनों कलेक्ट करते हैं अलग अलग तरह से। सेंटर भी कलेक्ट करते हैं, स्टेट भी कलेक्ट करते हैं सर्विस टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट लेता है, याद रखिएगा। इनकम टैक्स तो वो ले रहा है ना, प्रोफेशनल टैक्स जो है स्टेट लेता है। फिर 269 में कहा गया है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। कुछ टैक्स जो है सेंटर कलेक्ट करेंगे, लगाएंगे सेंटर, लेकिन स्टेट को भी देंगे। किसको बांट देंगे? स्टेट को भी उसका हिस्सा देंगे। और इसी में बोला जैसे कि सेल और परचेस ऑफ गुड, कोई सामान बचता है, बेचा जाता है कोई सामान, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, रेलवे फेयर्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, इंटर स्टेट कॉन्साइनमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता है, सेंटर लगाती है, सेंटर कलेक्ट करती है, किंतु स्टेट को दे देती है। किंतु क्या करती है? स्टेट को दे देती है। 269A में आपका किसके बारे में बात की गई? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात की गई है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की बात की गई है। जीएसटी की बात, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है 269A में। ये लेवी और कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात की गई है 269A में। क्या होता है ये जीएसटी? तो आप जानते हैं ना, ये इधर आपका रिसेंटली ये 2019 के बाद ये लागू हुआ, जहां पर अब क्या होगा, जीएसटी आने से क्या होता है, जो बहुत सारे जो टैक्सेस है ना, अलग अलग वैट था, अलग अलग था, वो सब बंद होकर के आप एक ही बार सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही बार आप दे रहे हैं, पे कर दे रहे हैं। सेंटर स्टेट दोनों का डिवीजन वहीं पर हो जा रहा है। तो 269A में किया गया। इसके बारे में डिटेल्स क्लास बाद में बताएंगे, जीएसटी का एक अलग क्लास जाएगा। 270 में कहा गया टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। 270 में क्या गया? टैक्स लेविड और कलेक्ट करेंगे सेंटर, लेकिन उसको सेंटर और स्टेट दोनों आपस में बांट लेंगे।
दोनों आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। 271 में कहा गया सर चार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर। क्या होगा, सर चार्ज लगेगा सर्टेन टैक्स के और ड्यूटीज के ऊपर, किसके लिए, सेंटर के पर्पस के लिए। फिर टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट, ये आपका टैक्स जो होगा स्टेट कलेक्ट करेंगे, लेवी करेंगे, जो 18 आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स क्या करेंगे। अब आते हैं, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेवेन्यू। तो अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू की बात करते हैं। कुछ टैक्सेस रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि सेंटर वो करते हैं पोस्ट टेलीग्राफ के ऊपर नॉन टैक्स रेवेन्यू है, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, क्वाइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर स्टेट गवर्नमेंट नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है, जैसे इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर। अब क्या होता है ना, कभी कभी स्टेट के पास पैसा नहीं हो तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना देखते हैं ना इलेक्शन के समय में क्या करते हैं, एक लुभावना ऑफर देते हैं, ग्रांट्स इन एड जिसको बोलते हैं। क्या करते हैं, ग्रांट्स इन एड। एक होता है हम पैसा कर्जा ले लिए और एक होता है अपनी इच्छा से दे रहे हैं उसके, ठीक है। तो दो तरह के ग्रांट्स इन एड है, एक स्टेचुअरी ग्रांट है, दूसरा डिस्क्रिशनरी है। स्टेचुअरी मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है क्या करे, टू मेक ग्रांट टू द स्टेट। जिस स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, नीड की जरूरत है, उसे क्या करेंगे, स्टेचुअरी ग्रांट देंगे। डिस्क्रिशनरी ग्रांट मतलब ये सेंटर और स्टेट दोनों कर सकता है, कोई पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट देते हैं, कुछ पैसे मुआवजा देते हैं। 273 में कहा गया ग्रांट जो है जूट मिल और जूट प्रोडक्ट को लेकर के भी आसाम, बिहार, उड़ीसा और WB, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर 280 में फाइनेंस कमीशन है, जो हम लोग देखते हैं ना आए दिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वेस्ट बंगाल का एक कल्चर है कि हम लोग सेंट्रल का बार बार ये बोलेंगे सेंट्रल पैसा नहीं देती है, सेंट्रल वो करती है वो करती है, जबकि 280 के तहत देखा जाए फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो मकसद है क्या है, आपका पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना, टैक्स को डिसाइड करना, सभी चीजों को बांटना, ये सारा उसका काम है। प्रोटेक्ट ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब स्टेट इंटरेस्ट को लेकर भी नियम बनाने की बात की गई। बोरिंग फॉर सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट क्या क्या बोरो कर सकते हैं इसकी बात की गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पूरा ओवरऑल की बात करें तो इनको लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल ज्यादा चीजों कर सकते हैं। ये एक देखा जा सकता है, ये हम लोग का सेंटर स्टेट रिलेशंस है। अब आप लोग इसको पढ़िएगा, जहां नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट कीजिएगा और वहां पर आंसर मिल जाएगा।